नंबर 26 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में से नाम है चैप्टर का एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हमें डेमोक्रेसी के बारे में कुछ और जानने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी आपको पता ही है क्या होता है। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब लोगों का रूल, यानी कि हमारा सबका, आपका और हमारा रूल, इसी को कहा जाता है लोकतंत्र। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या बताया गया इसके बारे में। नाउ फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहला है हमारा टॉपिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वी नो दैट इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स पीपल्स रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब जो होता है वो होता है पीपल्स रूल, यानी कि लोगों का रूल। तो आप जानते हैं भारत के अंदर लोगों का ही रूल है, हमारा ही रूल है। द अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल। द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी आर इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो यहाँ पर जो पावर है वो डायरेक्ट लोगों के हाथ में ही है एक तरह से देखा जाए तो। और डेमोक्रेसी के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो है इक्वलिटी और जस्टिस। तो भारत के अंदर इक्वलिटी और जस्टिस हमें देखने को मिलती है। तो ये शो करती है कि भारत एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलती है। लेट अस लुक क्लोजली द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। भारत की जो डेमोक्रेसी है इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इसका मतलब कि द पीपल अबव द एज ऑफ 18, कि 18 साल से बड़ी उम्र का या 18 साल का कोई भी व्यक्ति वो वोट डालता है और इलेक्शन के समय वो चूज करता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर जो 18 साल है उससे ज़्यादा उम्र का है वो किसी भी इलेक्शन के अंदर वोट डालने का हकदार है। ही हैज़ द राइट टू वोट इन इलेक्शन। तो इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसलिए कहते हैं क्योंकि 18 साल से बड़ी उम्र का या 18 साल का व्यक्ति जो है वो देश के नेताओं को चुनता है वोट डालकर। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हम नेताओं को, रिप्रेजेंटेटिव मतलब यहाँ पर नेता बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं आगे वो लोग हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। अब ऑब्वियस बात है जब इतने सारे लोग भारत के अंदर हैं तो अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो कभी भी सहमति नहीं बन पाएगी कि कोई डिसीजन लेना है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति हम लोग चुनकर भेजें हर एक एरिया में से, हर एक स्टेट में से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, जो हमको रिप्रेजेंट करे या उस एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करे। और जब वो ऊपर जाकर बैठेगा तो हमारा प्रतिनिधि बनकर, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनकर बैठेगा और वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग की बात की जाए उसमें वो हमारा मत रखेगा, हमारे यहाँ के लोगों का मत रखेगा। एंड वाइल डूइंग सो दे कीप द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन माइंड। और ऐसा करते हुए वो लोगों की इंटरेस्ट को और जरूरतों को ध्यान में रखेंगे। We have read that democracy is a more suitable form of government because it is not hereditary. अब डेमोक्रेसी को बेटर गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है, मोर सुटेबल क्यों बोला जाता है, क्योंकि हेरिडिटरी नहीं है, यानी कि इसमें वो नहीं होता, वंशवाद नहीं होता। यानी कि ये नहीं है राजा, देखिए राजशाही में क्या होता है कि राजा जो है उसका बेटा फिर राजा बनेगा, फिर आगे उसका बेटा राजा बनेगा, यानी कि एक राज परिवार होता है, राजशाही परिवार जिसको हम कहते हैं शाही परिवार। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी में हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। आपको पता है इलेक्शन आते हैं तो अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग इलेक्शन लड़ते हैं। जो नेता हैं वो अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो लड़ते हैं इलेक्शन, अलग अलग पार्टियों को उतारती हैं वहाँ पर। अब उनमें से जो पार्टी जीत जाती है वो पार्टी सरकार बनाती है। और वो जिन लोगों ने उसको वोट दिया था उन लोगों को वो चाहते हैं कि वो उनको रिप्रेजेंट करे ऊपर जाकर। और वो जब पार्लियामेंट में बैठकर वो डिसीजंस लेते हैं तो वो हमारे हकों को, हमारे हितों को सामने रख के ही डिसीजंस लेते हैं। कुछ भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले लेते हैं, यानी कि हर एक कुछ भी किया जाता है वो सब हमारी फेवर में, हमारे फायदे के लिए, यानी कि हमारे बेटरमेंट के लिए वो सब किया जाता है। अब ऐसे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हेरिडिटरी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पीएम का बेटा पीएम बनेगा फिर सीएम का बेटा सीएम बनेगा। उन्हें भी इलेक्शन लड़ना होगा अगर वो बनना चाहते हैं। और अगर इलेक्शन में हमें लगता है कि वो सुटेबल कैंडिडेट नहीं है तो हम उनको वोट नहीं देंगे। इलेक्शंस इन इंडिया आर जनरली हेल्ड एवरी 5 years। भारत के अंदर हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन में लड़ते हैं। लोग जो हैं वो अपने वोट देते हैं उन कैंडिडेट्स को, और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का लीडर चुना जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब
अब एरिया, आप जानते हैं भारत बहुत बड़ा देश है। अब इस बड़े देश के अंदर हमारी स्टेट्स की बात करें तो स्टेट वाइज भी देखने जाएं तो स्टेट्स में भी हम लोग पूरे देश को अगर चलाना जाएं तो एक जगह से नहीं चलेगा, और एक स्टेट को भी चलाने जाए तो वो भी नहीं चलेगी। तो ऐसे में स्टेट को भी छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से एक व्यक्ति चुना जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो नंबर है वो डिपेंड करता है स्टेट के साइज के ऊपर। अगर बड़ी स्टेट है तो वहाँ पर ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी और वहाँ से ज़्यादा लोग चुने जाएंगे। द पार्टी दैट गेट्स द मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब लेजिस्लेचर यानी कि जो इलेक्शन होते हैं, जो स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली और नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर हम देखें तो लोकसभा, तो इलेक्शन होते हैं। तो जिस पार्टी को लेजिस्लेचर यानी कि भले वो स्टेट में इलेक्शन हो उसकी बात करें या फिर कंट्री की बात करें, जो पार्लियामेंट की, जहां पर इलेक्शन होते हैं वहां पर जो पार्टी ज़्यादा वोट पाती है, यानी कि ज़्यादा सीट्स बोला गया, सीट का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जिसके मेंबर्स ज़्यादा जीतते हैं उस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का अधिकार मिलता है। इलेक्शंस हेल्प्स इन डिसाइडिंग हु विल गवर्न द कंट्री फॉर द नेक्स्ट 5 years। इलेक्शन से ये डिसीजन लिया जाता है कि अगले 5 साल तक कौन सी पार्टी रूल करेगी। द रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड टू पावर आर अकाउंटेबल टू द पीपल फॉर देयर एक्शन। अब जो भी लोग चुने जाते हैं वो पूरे जिम्मेदार होते हैं अपने एक्शन के लिए, यानी कि जो भी वो काम करते हैं उनको हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है लोगों को। यानी कि आप देखते हैं टेलीविजन के ऊपर इन नेताओं के जब बयान आते हैं, जब इनका इंटरव्यू लिया जाता है तो इनको बड़े ही एक सोच विचार के जवाब देना पड़ता है। अगर सिंपली अपनी मर्जी से कुछ करने चाहें तो उसका विरोध भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप सिंघू बॉर्डर पे देख रहे हैं दिल्ली के खिलाफ, दिल्ली के आजू बाजू के बॉर्डर जो है वहाँ पर बहुत सारे किसान भाई हमारे इकट्ठे हुए हैं जो कि सरकार के द्वारा पास किए गए 3 बिलों का विरोध कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब एक नेगेटिव इमेज भी लोगों के बीच में पहुंच सकती है कि अगर आप कोई भी काम ऐसा करोगे जो लोगों के खिलाफ हो तो। पीपल हु ब्रिंग अ गवर्नमेंट टू पावर ऑल्सो हैव द पावर टू ब्रिंग अ गवर्नमेंट डाउन। जो लोग सरकार बनाते हैं वो सरकार गिरा भी सकते हैं बाय नॉट वोटिंग फॉर देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अब कैसे? अब अगली बार जब 5 साल बाद इलेक्शन होंगे तो हम उनको वोट नहीं डालेंगे तो ऑब्वियसली अगली बार उनकी सरकार नहीं बनेगी। अगर वो इस गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है तो अगली बार वो वोट नहीं देंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि समझिए ये एक हमारा कंट्री है, समझिए। अब इसके अंदर हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि अलग अलग पार्ट्स में इसको बांट लेते हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने बना दी 10, ठीक है, क्योंकि ये 10 पार्ट में बनी। अब 10 जो पार्ट्स हैं यहाँ पर हर एक पार्टी अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। अब देखिए हम बात करें अगर 3 पार्टियां हैं देश के अंदर तो तीनों पार्टियां अपने एक एक जगह पर 3 कैंडिडेट खड़े करेंगी। तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट आएंगे, यहाँ पर 3 किसके होंगे, यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी तीनों पार्टियों के होंगे, यहाँ भी तीनों के होंगे, यहाँ भी तीनों के होंगे, यानी कि हर जगह पर तीनों के कैंडिडेट खड़े होंगे। तो यानी कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तीनों पार्टियां अपने अपने, पार्टियां ज़्यादा भी हो सकती हैं, लोकल पार्टियां भी होती हैं, तो ऐसे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 3 पार्टियां जो हैं वो तीनों अपने अपने कैंडिडेट को उतारेंगी, अपने अपने जो नेता हैं उसको उतारेंगी और वो तीनों पार्टियों के वो लोग जो हैं वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। अब आपको पता है वो तीनों तो जीतेंगे नहीं, तीनों में से एक जीतेगा। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक जीतेगा, दूसरे में से एक, तो इस तरीके से टोटल कितने लोग खड़े होंगे ऊपर 10। अब वो 10 जिस पार्टी से वो 10 बिलोंग करते हैं, या फिर हम कहेंगे 10 के 10 नहीं, उन 10 में से समझिए कि 4 जो हैं वो ए पार्टी के हैं, 3 जो हैं वो बी पार्टी के जीते हैं लोग, और तीसरी पार्टी जो सी थी उसके भी 3 लोग जीते हैं, यानी कि टोटल ये 10 हो गए। देखिए 4 3 7 3 10। अब यहाँ पर सरकार वो पार्टी बनाती है जिसको, सरकार कौन सी पार्टी बनाती है, हमने देखा ए बी और सी है। अब ए बी सी में कितना बांटा हमने, 4 3 3 करके। अब सरकार जो बनानी है तो आधे से ज़्यादा सीट्स होनी चाहिए, यानी कि आधे से ज़्यादा का मतलब 5 से ज़्यादा, यानी कि 6 सीट्स होंगी तो वो पार्टी सरकार बना सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी के पास भी वो 6 सीट्स नहीं हैं। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में होगा ये कि या तो 2 पार्टियां मिलकर भी बना सकती हैं। हम बात करें बी और सी की, तो बी और सी को मिला दिया जाए तो 6 सीट्स हो जाती है इनकी, तो ये बना सकती हैं दोनों मिलकर भी। या अगर बात करें ए और बी मिलकर बनाएंगी वो भी चलेगा, या फिर ए और सी मिलकर बनाएंगी तो भी चलेगा। तो इसको बोला जाता है गठबंधन सरकार, ठीक है। अब ये तो मैंने एग्जांपल जस्ट दिया गठबंधन सरकार का, लेकिन ऐसा हुआ कि ए को मिल गई 6 सीट्स, बी को मिली 2 और सी को मिली 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए जो है वो बहुमत प्राप्त कर लिया उसने, तो ए की सरकार बनेगी। तो इस तरीके से जो इलेक्शन जो है उसमें जो पार्टी ज़्यादा वोट्स लेती है उसको अधिकार मिलता है सरकार बनाने का।
अब यहाँ पर जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला जो है उनके अंगूठे पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सॉरी उंगली के ऊपर एक निशान लगा हुआ है और ये अपना वोटिंग कार्ड, ये जो कार्ड अपने हाथ में लिए हुए हैं इसको इलेक्शन कार्ड कहा जाता है, वोटिंग कार्ड भी कहते हैं इसको, जो आइडेंटिटी कार्ड, ये दिखाने, ये हर एक व्यक्ति का बनना जरूरी है, तभी आप वोट दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पर जो उंगली के ऊपर देख रहे हैं आप निशान, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर स्पॉट देख रहे होंगे, तो इस तरह का एक ब्लैक स्पॉट लगाया जाता है जो बताता है कि ये व्यक्ति वोट कर चुका है। अगर ऐसा ना किया जाए तो यही व्यक्ति दोबारा भी वोट डालने आ सकता है, तो इसलिए ये व्यक्ति अपना वोट डाले और इसकी उंगली पे एक निशान लगा दिया जाता है जो कंफर्म करता है कि ये व्यक्ति वोट डाल चुका है। चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं। नाउ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एग्जिस्ट इन डेमोक्रेटिक सेटअप टू एंश्योर दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी एक्सरसाइजेज इट्स पावर विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स अथॉरिटी। अब ये जो सिस्टम बताया गया है, क्या सिस्टम है ये? चेक्स एंड बैलेंसेस का। ये जो है ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ये चीज़ पे लगाम लगाई जा सकती है कि जो हमारे तीन पार्ट है सरकार के तीन पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के, तीनों जो है ये अपनी पावर का इस्तेमाल अनलिमिटेड तौर पे ना कर सके, अपनी अथॉरिटी को लिमिट में इस्तेमाल करें, यानी कि इनके ऊपर भी लगाम लगाई जा सके। It also checks that power is not concentrated in any one organ of the government and is not misused by any individual. इससे ये भी ध्यान रखा जाता है कि पावर जो है सरकार की वो एक ऑर्गन के पास ना हो। अब यहाँ पर तीन ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव मतलब हमारे लीडर्स वगैरह होते हैं वो, फिर लेजिस्लेटिव जो कि एग्जीक्यूटिव मतलब हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं जो ये कानूनों को अप्लाई करने का काम करते हैं, लेजिस्लेटिव मतलब जो हमारे कानूनों को बनाते हैं यानी कि पार्लियामेंट के अंदर, और तीसरा है जुडिशरी जो कि इन कानूनों को फॉलो करवाने के लिए काम करती है, जो भी व्यक्ति फॉलो नहीं करता उसको सजा देकर डेमोक्रेसी का मतलब समझाते हैं। तो ये तीनों ढंग से काम करें, यानी कि पावर एक के पास नहीं है, तीनों के पास बटी हुई है। और ये भी देखा जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। फैक्ट फाइल के अंदर कि 2014 के अंदर जब इलेक्शन हुए तो उस टाइम इलेक्शन कमीशन ने एक और बटन हमें दिया है जिसको बोलते हैं नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। अभी आपको पता है हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है, वोटिंग मशीन जो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उससे वोटिंग होती है, तो उसके ऊपर बटन बने होते हैं, हर एक पार्टी के चुनाव चिन्ह होते हैं, जिस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं उस पार्टी के चुनाव चिन्ह को दबा दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक और बटन दिया है नोटा। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपना वोट किसी को नहीं देना चाहता है तो वो नोटा का बटन दबा सकता है। तो ये 2014 के बाद शुरू हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट। अब एग्जीक्यूटिव का हेड जो होता है प्रेसिडेंट होता है। द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 years, और प्रेसिडेंट की टर्म कितने साल होती है? 5 साल। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव व्हाइल द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर। और एक्चुअल में रियल हेड जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और ये तो सिर्फ नाम के ही हेड रहते हैं। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मेन हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहता है और उसकी मंत्री रहते हैं। दिस मीन्स that the president can exercise his or her power only on the advice of the prime minister, कि प्रेसिडेंट अपनी पावर को तभी इस्तेमाल कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से सलाह विमर्श करके और उसके मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके, खुद वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसी कारण से आप ज़्यादातर देखते हैं आज जो हमारे टेलीविजन के अंदर जो न्यूज़ के अंदर आप देखते हो, कहीं भी आपको प्रेसिडेंट जो है उनका कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हुए वो दिखाई नहीं देंगे, जबकि हमारे पीएम जो रहते हैं वो पूरा दिन टीवी पे छाए रहते हैं। However, the president has the right to be informed on all important matters and decisions. हाँ, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का पूरा अधिकार दिया गया है, यानी कि उनको हर एक चीज़ की जानकारी उनको होनी चाहिए। जो भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा लिए जाते हैं वो सब उनके तक पहुंचाए जाते हैं कि हमने ये किया। He or she can use his or her discretion in the appointment of the prime minister, especially when no party gets a clear majority. अगर किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है वो अपना मतलब वोट देकर, हम कह सकते हैं कि अपना सलाह देकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में मदद करता है। स्पेशली कब? जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना मिली हो तब। Moreover, the Prime Minister and his Council of Ministers too have a fixed tenure and enjoy their position as long as they have the confidence of the people. अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब उसके मंत्री, प्राइम मिनिस्टर उसका पूरा मंत्रालय, इन सब का टेन्योर मतलब कार्यकाल, इनका कार्यकाल फिक्स होता है। और जब तक ये वो 5 साल, जैसे कि हमारे यहाँ पर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो इनका कार्यकाल है 5 साल का, 5 साल पूरे होते ही इनको इनकी पोजीशन छोड़नी पड़ती है। If they lose the confidence of people, then they have to step down from power. और अगर इनको मतलब 5 साल के बाद इनको वोट ना दिया जाए तो इनको दोबारा फिर इलेक्शन में जीतते नहीं हैं और इनकी कुर्सी जो है चली जाती है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्लियामेंट की पिक्चर दी है हमारे देश की। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन द वर्ल्ड, तो ये हमारी सुप्रीम बॉडी है। तो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज बनते हैं वो यहीं पर बैठ के बनाए जाते हैं। द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती है, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं, उसी के आधार पे काम करती है। द लेजिस्लेटर कैनॉट एनेक्ट एनी लॉ विच गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेचर जो है वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता है। देखिए यहाँ पर लेजिस्लेचर का नाम आया है, तो लेजिस्लेचर जो है वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाता है। If it does so, then it can be declared unconstitutional by the Supreme Court। अगर ऐसा होता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी करके इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जाहिर कर सकता है। विच एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरीके से देखो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक गार्जियन के तौर पे काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जैसे कि प्रेजेंट टाइम की बात करें अगर हम, तो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें 3 बिल पास किए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए। अब वो कई दिनों से वहाँ बैठे हैं, लेकिन बात भी कई बार हो रही है, इनके बीच में बातचीत हो रही है किसानों और सरकार के बीच में, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस लॉ को तब तक बैन किया है जब तक सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिपोर्ट नहीं पहुंचती। तो उन्होंने कमेटी फॉर्म की है 4-5 सदस्यों की। उस कमेटी का काम है ये पूरी रिपोर्ट इस पर बनाना कि क्या प्रॉब्लम है किसानों को, इसके अंदर डिटेल स्टडी करना इसकी, इस पर क्या समस्या है किसानों को, या फिर ये एग्जैक्टली सही है भी या नहीं। तो अब वो बॉडी जो बनाई गई, कमेटी बनाई गई है, वो जब रिपोर्ट पेश करेगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगा। तो अब तक हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार तो उस कानून को लागू करने पे रोक लगा दी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक गार्जियन की तरह एक्ट कर रहा है। Thus we see that all these measures strengthen the basis of democracy। तो हम कह सकते हैं कि सब चीज़ें जो हमने अब तक पढ़ी ये सब डेमोक्रेसी के बेस को स्ट्रेंथ कर रही हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हैं।